How do organisms reproduce? Let us continue the chapter. In last video, I discussed about two types of reproduction, that is asexual and sexual. Asexual reproduction takes place usually in lower group of organisms. Today we'll be discussing types of asexual reproduction. As per your syllabus, you have to study 6 types. These are fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, and spore formation. Let us discuss one by one. Fission. In unicellular organism, as you know, body is made up of a single cell. So if that cell divides, it will create new individuals. So in unicellular organisms, cell divides to create many individuals. एक ही सेल का बॉडी है, वो डिवाइड करेगा तो जितने सेल्स बनेंगे वो सारे नए ऑर्गेनिजम्स होंगे. There are two types. If cell divides into two, it is called binary fission. If the cell divides into many, it is called multiple fission. Let us see the examples. Here is the diagram of binary fission in amoeba. In your syllabus, binary fission you have to study in theory as well as in practical. So here you see amoeba, which is made up of a single cell. The cell which is dividing is called parent amoeba. Well, you can see the cell is growing. Size of the cell is more and the nucleus is elongated. Nucleus is comparatively elongated. And in this diagram, nucleus is about to divide. Nucleus is about to divide. At the same time, cell is also constructing to divide into two. सेल भी बीच से डिवाइड होने के लिए ये गड्ढा सा बन रहा है दोनों तरफ से और अल्टीमेटली ये जो सेल है ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है धीरे धीरे और फिर न्यूक्लियस जब एक से दो हो जाता है तब तक सेल भी दो भागों में बढ़ जाता है और ये जो दो सेल्स बने, both the cells are called the daughter cells and both are new individuals. इसमें एक बात है कि जो पेरेंट सेल है वो अपनी आइडेंटिटी ख़त्म कर देता है. पेरेंट सेल की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है और दोनों ही प्रोडक्ट नए और यंग हो जाते हैं. In that case, such unicellular organism is also known as immortal, यानी जो कभी ना मरे. इमोर्टल, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है कि एजिंग होगी और सेल मरेगा. जब भी सेल ग्रो करता है, ग्रोथ के बाद सेल डिवाइड कर जाता है और दोनों के दोनों सेल्स यंग सेल्स हो जाते हैं. फिर इसमें ग्रोथ होगा, फिर ये डिवाइड करेगा. तो इस तरह से सेल्स ग्रो करता है, डिवाइड करता है और हर बार नए सेल्स की उत्पत्ति होती है और पुराना सेल्स, जो पुराना सेल था जिसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, वो खो जाता है, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है. सो अमीबा इज ऑल्सो नोन एज इमोर्टल. अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ लिशमेनिया. Leishmania is another protozoa. Protozoa are those which are made up of single cell. तो ये जो लिशमेनिया है ये एक बीमारी भी कॉज करता है, कालाजार. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिशमेनिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें फ्लैचेला है. ये जो लंबा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज़ फ्लैचेला. इसमें जब सेल डिवाइड करेगा तो किसी खास पॉइंट से डिवाइड करेगा, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं था. अमीबा जो है वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है. मान लो यहाँ पे ये अमीबा ऐसे डिवाइड कर रहा है. अमीबा चाहे
तो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, ऐसे डिवाइड कर सकता है, ऐसे डिवाइड कर सकता है, किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है। लेकिन लिशमेनिया जैसे ऑर्गेनिज्म एक ही प्लेन में यानी लंबाई से यूं डिवाइड करेंगे, और वो भी किस पोल से? जिस तरफ फ्लैजेला नहीं है इधर से डिवाइड करना शुरू करेगा और कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो दोनों लिशमेनिया को एक एक फ्लैजेला मिलेगा। तो अब डायग्राम ए में देखो, ये सिंगल फ्लैजेला, यहाँ पर फ्लैजेला जो है वो तैयार हो रहा है, एक और फ्लैजेला, और उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है। एक से दो न्यूक्लियस हो गया, अब दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो रहे हैं, और उसके साथ ही आप देख सकते हो कि जो फ्लैजेला का साइज़ है वो लंबा होता जा रहा है और ये पूरे तरह से लंबा हो चुका है। अब लिशमेनिया अपने आप को पूरी तरह से डिवाइड कर लेगा। डिवीजन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और इसको डिवाइड करते करते बॉडी एक से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ खास बात ये है कि फ्लैजेला का रेप्लिकेशन होना है और न्यूक्लियस का भी डबलिंग होना है। तो न्यूक्लियस भी डबल हो रहा है और फ्लैजेला भी डबल हो रहा है। तो ये दो फ्लैजेला बन गए और ये दो न्यूक्लियस बन गए, और अब सेल नीचे से डिवाइड करते करते दो भागों में बढ़ जाएगा और दोनों को एक एक न्यूक्लियस और एक फ्लैजेलम मिल जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन इन अमीबा and binary fission in Leishmania is that in amoeba there is no fixed plane of division, but in Leishmania the plane of division is pre-decided। पहले से तय है कि वो किधर से डिवाइड करेगा और कहाँ पर ख़त्म होगा। नेक्स्ट इज द मल्टीपल फिशन। द एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यू कैन सी होता क्या है कि मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। व्हाट इज अनफेवरेबल कंडीशन? द कंडीशन विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो तालाब सूख गया तो उसमें रहने वाले एंटामोइबा अमीबा की ही एक जाति है, वो मल्टीपल फिशन से डेवलप करेगा। उसी तरह से प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वो मलेरिया कॉज करता है, तो वो इसी तरह से करता है। साइटोप्लाज्म से वाटर का लॉस होता है, ठीक है, धीरे धीरे वाटर का लॉस होता है, और बाहर के पार्ट का जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे बहुत गाढ़ा हो जाता है और एक हार्ड कवरिंग बनाता है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इन दैट वे इट मल्टीप्लाइज इनटू मेनी। तो मल्टीपल फिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मल्टीपल फिशन होगा, उसके बाद उससे सेल्स बनेंगे, यानी थोड़ा साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के चारों तरफ आएगा। हर सेल जो है उसका मेम्ब्रेन बन जाएगा। ये एक एक सेल्स हैं, सबके मेम्ब्रेन तैयार हो गए, और इसका जो हार्ड वॉल है वो क्रैक करेगा और सारे डॉटर सेल्स रिलीज़ हो जाएंगे। तो एक साथ बहुत सारे सेल्स रिलीज़ होते हैं। सो इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिशन इज प्लाज्मोडियम। रिमेंबर, organisms which are unicellular usually reproduce by binary fission. In case of unfavorable condition, they develop hard covering, and inside the covering the cell divides into many, known as multiple fission. Next is fragmentation. For example in Spirogyra, इसमें क्या होता है, ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बॉडी डिज़ाइन बहुत सिंपल है, यानी जिसमें टिश्यूज़ नहीं हैं, ऑर्गन्स नहीं हैं, सिर्फ सेल्स का क्लस्टर है। सेल्स का क्लस्टर आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सेल्स दिखाए गए हैं, ये 1 सेल, 2 सेल्स, 3 सेल्स एंड सो ऑन। सेप्टम मतलब पार्टीशन, और इसमें जो ग्रीन कलर का देख रहे हो
वो क्लोरोप्लास्ट है, स्पाइरल होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्पाइरोगायरा। तो बहुत लंबे लंबे होते हैं और लंबाई से सेल्स अरेंज्ड होते हैं। अगर इसके टुकड़े हो जाएं तो हर टुकड़ा अलग स्पाइरोगायरा बन जाएगा। सिंपल, लंबे लंबे फाइबर लाइक स्पाइरोगायरा, उसके जितने टुकड़े कर दो हर टुकड़ा अलग स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो फ्रैगमेंटेशन मीन्स टू मेक पीसेस। नेक्स्ट, कमिंग टू रीजेनरेशन, many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts with the help of some specialized cells. These cells proliferate and then undergo differentiation to form different tissues. This is known as regeneration. For example, in planaria. तो यहाँ पर क्या है कि जो फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे में ये भी लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, क्योंकि ये जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन आर फाउंड इन सम लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, and in higher group of organisms such specialized cells are very much restricted in different parts. ऐसे सेल्स पूरे बॉडी में नहीं पाए जाते हायर ऑर्गेनिजम्स के केस में, ठीक है। इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स में रीजेनरेशन किसी किसी टिश्यूज़ में होता है, सब में नहीं होता। तो नया ऑर्गेनिज्म रीजेनरेशन से नहीं बन सकता हायर ऑर्गेनिज्म के केस में। बट लोअर ऑर्गेनिजम्स जिसके बॉडी में डिफरेंशिएशन तो है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसा कि प्लानेरिया, हाइड्रा। अब यहाँ एग्जांपल में देखो कि ये दिखाया जा रहा है कि प्लानेरिया का बॉडी, यहाँ पर जो प्लानेरिया का बॉडी है उसको यहाँ से काट दिया गया, ठीक है। तो काट दिया गया, मान लो ये 3 पीस कर दिया गया। सिर है तो ये सिर, इसका लॉस्ट पार्ट क्या है, ये वाला पोर्शन जो डॉट डॉट में लिखा हुआ है, ये पोर्शन उसका नहीं है। तो वो अपना लॉस्ट पोर्शन अपने आप बना लेगा। कैसे? इस हेड में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो पहले तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ढेर सारे सेल्स बनाएंगे। ढेर सारे सेल बनाना यानी प्रोलिफरेशन। जब बहुत सारे सेल्स बन गए तब उसमें डिफरेंशिएशन होगा, जिसको सेल्यूलर डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी सेल्स अपने आप को टिश्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। और जब ये टिश्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्लानेरिया बन जाएगा। अब इस टुकड़े की बात करते हैं। इस टुकड़े को लोअर पार्ट तो मिला है लेकिन अपर पार्ट नहीं मिला। तो इस लोअर पार्ट में कुछ सेल्स हैं जो प्रोलिफरेट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे और ये पूरा का पूरा प्लानेरिया बन जाएगा। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसा कि प्लानेरिया है या जैसा कि हाइड्रा है, जब हम उसको पीस पीस काटते हैं तो जो पोर्शन बचता है वो अपना वो पोर्शन बना लेता है जो लॉस हो गया है। ये अपना लोअर पोर्शन बना लेगा, ये अपना अपर पोर्शन बना लेगा और इस तरह से दोनों कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो हाइड्रा और प्लानेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ये मेथड नोन एज रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन इज फाउंड इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। As the groups become complicated, as the tissue differentiation achieve the more and more complex level, the degree of regeneration decreases or lost. ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे बॉडी का डिफ्रेंशिएशन लेवल बहुत हाई है, इसलिए पार्ट से पूरा ह्यूमन बींग नहीं बन सकता। नेक्स्ट, बडिंग। As you can see in budding, what happens? A small growth starts from the parent body and that develops into a small bud. That develops into a tiny organism. एक छोटा सा हाइड्रा बनता है और फिर ये
बॉडी से अलग हो जाता है, गेट डिटैच्ड, और एक नया हाइड्रा बन गया. दिस इज कॉल्ड बडिंग. अ बड ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल which gets detached from the main body. For example, it is found in hydra. Vegetative propagation in plants. Development of new plants from parts other than flowers like stem, roots, leaf, etc. आप जानते हो कि फ्लावर से फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है और सीड से नया प्लांट आता है. अगर फ्लावर के अलावा किसी दूसरे पार्ट से प्लांट नया प्लांट बनाता है तो प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन बी थ्रू स्टेम, थ्रू रूट्स और लीफ. दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोटैटो. आपने पोटैटो देखा है, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिसको आई भी कहते हैं, यहाँ पर एक्सियल बर्ड्स होते हैं जो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके नया प्लांट्स बनाएगा. तो एक पोटैटो में जितने बर्ड्स होंगे उतने पोटैटो प्लांट्स तैयार होंगे. एंड व्हाट इज़ पोटैटो? पोटैटो इज़ अ स्टेम. पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम. तो इस तरह से पोटैटो है, जिंजर है, ये सभी इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. रूट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, जैसे डालिया. डालिया फूल जो होता है, फ्लावर डालिया, तो उसके रूट में आप इस तरह से ट्यूबर्स देखोगे. ये जो ट्यूबर्स है, अगर हम इसको रख दें तो अगले सीज़न में जब मिट्टी में लगाएंगे तो यहाँ से नया स्टेम निकल जाएगा, यानी नया प्लांट बन जाएगा. तो इस तरह के प्लांट्स हैं जिसमें roots are responsible to develop into new plants. This is the example of leaf, where new plant is developing from leaf. Example is bryophyllum. Example is bryophyllum. ब्रायोफाइलम में ये जो लीफ है उसका जो एक एक नॉच है, इस नॉच में नया प्लांट डेवलप करेगा. तो जितने नॉचेस हैं सब में नए प्लांट्स डेवलप करेंगे. व्हेन दिस लीफ कम्स इन कांटेक्ट विथ सॉइल, अगर ये पत्ता टूट कर मिट्टी में गिर जाए या प्लांट से ही झुक करके मिट्टी को टच करे तो इसके नॉचेस से नए छोटे छोटे प्लांट्स डेवलप करेंगे. सो एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन in plant is bryophyllum. Now there are some artificial way of vegetative propagation. अभी तक जो हमने देखा पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में या डालिया में, ब्रायोफाइलम में, दे आर द नेचुरल वे. वो अपने आप नेचर में नया प्लांट बनता है रूट से, शूट से या लीफ से. कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, लाइक when we cut the stem of rose, that stem cutting can develop new rose plant. ये आप जानते हो कि जब हम प्लांट में रोज़ प्लांट का स्टेम काटेंगे, काट कर लगा देंगे तो नया प्लांट आ जाएगा. तो ये आर्टिफिशियल है. उसी तरह से सिंपल लेयरिंग. सिंपल लेयरिंग में क्या है, देखो यहाँ डाल को इतना ज़्यादा मोड़ा गया कि मिट्टी में टच करें और मिट्टी से जो ढक गया यहाँ से रूट्स निकलेंगे और लीफ निकलेगा. अब इसको कट कर दें, कट कर देंगे तो यहाँ से हमें नया प्लांट मिल गया. यहाँ से कट कर देंगे तो रूट है, लीफ से एक प्लांट से दो प्लांट हो गया. उसी तरह से यहाँ पर जो किया गया है, यू कैन सी, यहाँ ये पोर्शन मिट्टी से ढक दिया गया, यहाँ छोटे छोटे रूट्स निकल आए. अब यहाँ से हम आराम से एक एक पोर्शन काट करके लगा देंगे, यानी 3 पार्ट हो गया. तो मिट्टी से स्टेम को जब हम ढक देते हैं तो वहाँ से रूट्स निकलता है. जब रूट्स निकल गया तो वो पोर्शन हम काट करके अलग से लगा सकते हैं एज न्यू प्लांट. तो इसको कहते हैं बाई लेयरिंग, मिट्टी का लेयर लगा करके.
वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय ग्राफ्टिंग, मैंगो में, साइट्रस में, उसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन ग्राफ्टिंग के जरिए की जाती है। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नई वैरायटी के प्लांट्स डेवलप करते हैं जिसकी क्वालिटी बेहतर हो, जैसे कि मैंगो में होता है, साइट्रस में होता है, अच्छी वैरायटी बनाने के लिए। तो सपोज़ ये है प्लांट, इसके स्टॉक को हमने काट दिया और ये मान लो मैंगो में कर रहे हैं, तो दिस इज़ वन वैरायटी ऑफ मैंगो जिसका स्टॉक हमने ले लिया, और दूसरी वैरायटी का मैंगो, उसका एक स्टेम उसी शेप का काट दिया गया, उसी शेप का काट दिया गया और फिर दोनों को जोड़ दिया गया। यहाँ पे जोड़ करके उसको चारों तरफ से बांध दिया गया। ठीक है, इसको कपड़े से बांध दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में ये दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे। अब यहाँ जो स्टॉक है और ये जो स्टेम का पोर्शन जिसको शियोन बोलते हैं, दोनों को ग्राफ्ट कर दिया गया। तो कुछ प्रॉपर्टी इस स्टॉक की और बाकी प्रॉपर्टी इस शियोन की, दोनों की प्रॉपर्टी मिल करके एक नया वैरायटी पैदा होगा। मान लो जिसका स्टॉक हमने लिया ये काफ़ी रेसिस्टेंट वैरायटी का है, और जिसका हमने शियोन लिया इसका फल बहुत अच्छा है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास ऐसा प्लांट तैयार होगा जो रेसिस्टेंट होगा, प्लस उसमें फल भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से किसी प्लांट की वैरायटी को सुधारने के लिए ग्राफ्टिंग की जाती है। अब तक सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग हुआ है मैंगोज़ में और साइट्रस प्लांट्स में। द लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन। Now what are spores? Spores are thick walled cells. ऐसे cells जिसके चारों तरफ एक इतना थिक वॉल होता है कि इट कैन बेयर द एटमोस्फेरिक अनफेवरेबल सिचुएशंस। ड्राइनेस है, हॉट वेदर है, जो सेल के सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं है, वैसे में जो स्पोर्स है जिसका वॉल थिक होता है वो स्पोर को ज़िंदा रखने में मदद करता है। जब कंडीशन फेवरेबल होगा तो ये जो वॉल है वो फटेगा और वहाँ से सेल ग्रो कर जाएगा। तो एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस इज़ द एग्जांपल व्हाट यू कॉल ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड में जो फंगस लग जाता है दैट इज़ कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, उसका साइंटिफिक नेम है राइजोपस। राइजोपस में ये जो आप लंबे लंबे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर, तो जब तक ये हॉराइजॉन्टल स्ट्रक्चर है इट इज़ वेजिटेटिव, इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव। ये हाइफी है, जितना भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ऑल आर कॉल्ड हाइफी। जब रिप्रोडक्शन के समय आता है तो हॉराइजॉन्टल के साथ साथ ये वर्टिकल ग्रोथ भी होता है, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल ग्रोथ। और इसके टिप पर गोल गोल ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं जिसको कहा जाता है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर, सपोज दिस इज स्पोरेंजिया, इस स्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे सेल्स डेवलप करते हैं, बहुत सारे सेल्स यूँ डेवलप करते हैं। और जब इसका वॉल ब्रेक करता है, जब इसका वॉल ब्रेक करता है तो वो सारे सेल्स जो हैं वो स्पोर्स के तौर पर निकल जाता है, ये जो सेल्स हैं निकल जाते हैं। ओके, दीज आर स्पोर्स। These spores when fall on ground which is moist and contains food, it starts growing. जब तक उसको moist surface नहीं मिलेगा, जब तक उसको suitable surface नहीं मिलेगा, वो germinate नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पोर के रूप में राइजोपस अपने को प्रोटेक्ट करता है। So let us read. Special structures develop on the tip of the hyphae called sporangia. Within the sporangia, nucleus divides to form many cells covered with hard covering called spores. तो ये जो स्पोर्स है, ढेर सारे स्पोर्स, जब भी वो निकलेंगे हवा में तैरते रहेंगे, और जब कभी
उसको मौका मिलेगा ऐसे सरफेस पर गिरने का जहाँ पर मॉइस्चर है, सूटेबल कंडीशन है, वो जर्मिनेट करके नया राइजोपस बनाएंगे. ओके, दिस इज स्पोर फॉर्मेशन. These are the types of asexual mode of reproduction usually found in lower group of organisms. That's all. In next class, I will provide you some notes. You read the book. The diagram of binary fission in amoeba is the most important. You go through it and practice the diagram. I will give you some note also. Thank you.